हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। डेट आज के 28 नवंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल है दैट इज अबाउट कोस्टल सिक्योरिटी आफ्टर 26/11, जो मुंबई में ताज होटल पर अटैक हुआ था 26 नवंबर 2008 को। उसके बाद में अभी हमारी कोस्टल सिक्योरिटी का क्या स्टेटस है, क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है जिस पे अभी काम करना बाकी है, देखेंगे ये आर्टिकल। दूसरा ये वाला आर्टिकल है जिसमें ये हम बात करेंगे कि अभी इंडिया में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है डीएसटी, वो क्या कदम ऐसे उठाने जा रहा है जिससे कि हमारे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जेंडर इक्विटी को प्रमोट किया जा सके, चाहे वो वुमेन हो या फिर ट्रांसजेंडर्स हो, उनके लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, देखेंगे ये वाला आर्टिकल। इस वाले आर्टिकल में कर्नाटका की पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बताया हुआ है, तो इसमें आप एक चीज़ ज़रूर देख सकते हो, गूगल ज़रूर करना आप कि लिंगायत कम्युनिटी के बारे में आप जानने की कोशिश करना, और उसमें से इंपॉर्टेंट जो भी नोट आपको लगे वो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिंगायत कम्युनिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज अबाउट कोस्टल सिक्योरिटी आफ्टर 26/11। जब 12th एनिवर्सरी थी अभी 26 नवंबर अभी जो गया है 2020 को, तब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आज हमारी नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर जो मरीन पुलिसेस हैं उनकी अगर प्रिपरेशन के हिसाब से देखो तो 3 टायर मतलब 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम हमारे कोस्टल एरियाज में डेवलप्ड है। और आप देख सकते हो अब कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी वहाँ पर कंडक्ट नहीं हो रही है, और अगर कोई कंडक्ट करना चाहता है तो वो वहाँ से बच के नहीं निकल सकता। साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि 3 टियर सिक्योरिटी जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इंटीग्रेटेड मैनर में ऑर्गेनाइजेशंस का काम करना साथ में, और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है किसका? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, IMAC। ठीक है, जिसको सेटअप किया गया था 2014 में। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों फील हुई, ऐसा क्या हुआ था 26/11/2008 को। देखो, 10 लश्कर-ए-तौयबा के आतंकी हमारे यहाँ पर मुंबई में एंटर हुए थे और उन्होंने अटैक को अंजाम दिया था 26/11 को ताज होटल मुंबई में। तो आप देखोगे उनका आना किससे हुआ था? इन्फ्लेटेबल सी स्पीड बोट से, जिनको टैकल नहीं किया जा सका या उनको ट्रैक नहीं किया जा सका था, उन बोट्स का यूज़ करके, और वो फिर एंटर हुए थे। सीनियर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर्स के हिसाब से देखें तो आप देखोगे कि अटैक जो हुआ था उसमें आप देखोगे तो उन्होंने हमारी जो कोस्टल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, जो हमारी कमियां थी उनको एक्सप्लॉइट किया, और फिर उसके बाद में 2014 में IMAC स्टैब्लिश किया गया। तो आप देख सकते हो अगर 26/11 जैसे अटैक अब करने की कोई कोशिश करे तो इंडिया बहुत ही अच्छे से रेडी है। इंडियन नेवी की अगर बात करें तो ओवरऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, जिसमें कोस्टल सिक्योरिटी भी होती है और ऑफशोर सिक्योरिटी मतलब किनारे से बहुत दूर हाई सीज की बात करें वहाँ पर, तो इंडियन नेवी अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एक इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर सिक्योरिटी को देखने के लिए। साथ में आप देखोगे कोस्टल सिक्योरिटी के लिए आप देखोगे कि कोस्टल गार्ड भी अवेलेबल हैं, स्टेट मरीन पुलिसेस भी होती है कि हाँ महाराष्ट्र की पुलिस हो गई, वहाँ का एक सेगमेंट हो गया मरीन पुलिस का, इसी तरीके से तमिलनाडु, इस तरीके से गुजरात, अलग अलग स्टेट्स का। तो 26/11 के टाइम पे अगर देखें तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो थी उनकी मीटिंग हुई थी 2009 में 16 फरवरी को। पहले अटैक हो गया, अटैक के बाद में ये मीटिंग हुई, फिर बाद में ये फाइनलाइज किया गया कि जो कोस्ट गार्ड है ना उनको एडिशनल चार्जेस और दिए जाएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि अब वो कोस्टल सिक्योरिटी में भी टेरिटोरियल वाटर्स में ज़्यादा अलर्टनेस दिखाएंगे। अब टेरिटोरियल वाटर के बारे में अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल ये गुजरात की टेरिटरी है और इस तरीके से है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ती है जिससे कि हम फाइनल ये कह सके कि हाँ ठीक है, इसके बाद में सीज शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पानी है ना, मान लो ये इस जगह पे आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो ये वाली, ठीक है, तो ये वाला जो पानी है ना इस वाटर को बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, जो कि इस फाइनल लाइन से अंदर की तरफ हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई थी? कोस्टल सिक्योरिटी को दे दी, मतलब कोस्ट गार्ड को दे दी गई कि भाई अब आप इन पर ध्यान रखोगे, उनको
उनकी सर्विलांस को एनहेंस किया गया है टेरिटोरियल वाटर में, और साथ में उनको अदर एजेंसी से भी सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि चाहे नेवी हो, फिर कोस्ट गार्ड जो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वो है ही, मरीन पुलिसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और कस्टम डिपार्टमेंट है वो भी अब अलर्टनेस के साथ में वहाँ पर तैनात है। अब बात आ जाती है कि आईमैक बेसिकली है क्या। देखो, आईमैक गुड़गांव में बेस्ड एक आप कह सकते हो नोडल सेंटर है मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के कलेक्शन और उसके डिसएमिनेशन से रिलेटेड। मतलब जो सूचना है मैरीटाइम सिक्योरिटी से संबंधित उसको इकट्ठा करना और उसको प्रसारित करना, डिसएमिनेशन। तो आप देखोगे इसको जॉइंटली ऑपरेट किया जाता है नेवी के द्वारा, कोस्ट गार्ड के द्वारा। एक सेकेंड, ये बीच में अलार्म बज गया, सॉरी। मैं अभी थोड़ा क्या रेस्ट करने वाला था, बट वही चीज़ है, नींद नहीं आई तो मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। हाँ, तो हम फिर से आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हम बात कर रहे थे कि जो आईमैक है ये सेंटर फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी है, एक तरीके से नोडल सेंटर, जिसमें काम किया जाता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको डिसएमिनेट करना, जिसमें नेवी, कोस्ट गार्ड और जो आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन है किसका, जो नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसका। मतलब हमारे यहाँ पर ओवरऑल जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क, उसका कॉर्नरस्टोन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, जिससे कि मैरीटाइम ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाता है कि इंडिया जहाँ जहाँ पर भी अपने इंटरेस्ट रखता है उन मरीन रीजन्स में कौन से शिप्स का मूवमेंट हो रहा है। तो आप देखोगे आईमैक की टास्क क्या है, वो एक तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, खुद की इंफॉर्मेशन दूसरे कंट्रीज को भी देता है जो इन्वॉल्व हैं पर्टिकुलर रीजन में, जैसे इंडियन ओशियन रीजन की हम बात करें, या फिर दूसरे कंट्रीज के पास में जो इंफॉर्मेशन हो वो इंफॉर्मेशन खुद लेना, मतलब एक्सचेंज बेस पे काम करता है आईमैक इंडिया की तरफ से। साथ में एक ऑपरेशनल पिक्चर डेवलप की जाती है। वो डेवलप कैसे की जाती है पिक्चर, उसके बारे में अभी आगे बताएंगे। ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे प्रोसेस ही बताएगा। तो देखो कि थ्रेट अगर मरीन सिस्टम से, मरीन डोमेन से आ रहा है, तो आप देखोगे वहाँ पर ट्रांसनेशनल कैरेक्टर इश्यूज आते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप देखते हो कि इधर पाकिस्तान की बॉर्डर भी है, ओशन से लग रही है, इधर आप देखोगे जो सोमालिया वाला रीजन है जहाँ पे पायरेसी होती है, तो वो देखो। तो ये जो रीजन्स है, या फिर मरीन जो अगर देखें सेंसिटिविटी मरीन रीजन की, मरीन डोमेन में, तो वो ट्रांसनेशनल है। तो एक सीनियर ऑफिशियल हैं जिनका ये कहना है कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज से भी, सोर्सेज से भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं और खुद के डेटा को भी शेयर करते हैं। तो आप देखोगे आईमैक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग एक कहते हैं कॉर्नर स्टोन हो ही गया। और आप देखोगे नॉन मिलिट्री या फिर कॉमर्शियल शिप्स, जिनको वाइट शिप्स बोला जाता है, उनके ट्रैकिंग का काम करता है। ये जरूर ध्यान रखना कि आईमैक का ट्रैकिंग सिस्टम किसके लिए है, नॉन मिलिट्री, कॉमर्शियल शिप्स या फिर हम कह सकते हैं वाइट शिप्स। जबकि मिलिट्री शिप्स या ग्रे हल शिप्स जिनको बोला जाता है, उनकी ट्रैकिंग की जाती है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल ऑपरेशन। ये जरूर ध्यान रखना कि आईमैक का जो डोमेन है वो कौन सा है, वाइट शिप्स है, ग्रे शिप्स नहीं है, ये ध्यान रखना है अपने को। फिर बात आ जाती है कि आईमैक देखता क्या है। जैसा हमने देखा कि इंडियन ओशियन रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप देखोगे हेडक्वार्टर जितने भी हैं, जितने भी ऑफिसर्स वहाँ पर तैनात हैं आसपास के रीजन में, तो आप देखोगे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे था, गुड़गांव। गुड़गांव में इंफॉर्मेशन जैसे ही आती है तो वो इंफॉर्मेशन को फिर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में भेज देते हैं, और फिर ये पता पड़ जाता है कि कोई भी शिप है, फॉर एग्जांपल ये कोई शिप है एक आसपास से, मतलब अरेबियन सी से क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पर उसके पास में एक इंस्ट्रूमेंट होगा और वो इंस्ट्रूमेंट रेडिएट करता रहेगा अपनी आइडेंटिटी को लगातार। और जैसे ही आईमैक इंस्ट्रूमेंट के ये रेडिएशन रिसीव होंगे आईमैक के पास में, तो वो एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये कंट्री कौन से तो कंट्री से आ रहा है, कहाँ पे इसको जाना है, क्या इसका रूट है, वो सारी इंफॉर्मेशन उस वेसल के बारे में आ जाएगी आईमैक के थ्रू। और होगा किसमें, वाइट वेसल्स में, वाइट शिपिंग की बात हो रही है ये, ठीक है। इंडियन ओशियन रीजन की अगर हम बात करें
तो लगभग इंडियन ओशन रीजन में 5500 नॉटिकल माइल्स तो आप देख सकते हो वाइड, ठीक है। जैसे ये इंडिया है फॉर एग्जांपल, तो 5500 नॉटिकल माइल्स तो ये वाइड हो जाएगा, और 7500 नॉटिकल माइल लॉन्ग, इस तरह यूं डेप्थ देख लो। इतने रीजन्स को ट्रैक किया जाता है आईमैक के द्वारा, जिसमें लगभग 35 कंट्रीज और आ जाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ये अपने आप में एक बिजिएस्ट मैरीटाइम ट्रेड रूट है अगर इंडियन ओशन रीजन में हम देखें तो। इस पर्टिकुलर जोन को जिसकी हमने अभी बात की, उसमें आप देखोगे एक पर्टिकुलर टाइम पे आप देखोगे ना, तो 11,000 से 1200 शिप्स एनी टाइम प्रेजेंट रहते हैं वहां पे, कहीं पर भी उठा लो आप टाइम उठा के। तो आईमैक अपने आप में डेटा जो है वो इस तरीके से कलेक्ट करता है। इससे क्या है, चाइनीज वेसल्स की मूवमेंट के बारे में भी हमें पता पड़ता रहता है कि चाइना किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करता चला जा रहा है इंडियन ओशन रीजन में अगर बात की जाए तो। इसके अलावा यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे मान लो चाइनीज रिसर्च वेसल आया, तो इंडियन ओशन रीजन में जैसे आएगा तो पिछले कुछ सालों में उनकी मूवमेंट लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आप देखोगे कि 90 डिग्री ईस्ट रिज की अगर बात करें, ठीक है, रिजेस के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि इस तरीके से माउंटेन सीरीज बन जाती हैं जो बहुत लंबी होती है लेंथ में, ठीक है। तो और एक एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं, सबमर्ज होते हैं, बस फर्क इतना सही है, ठीक है। तो 90 डिग्री ईस्ट पर जो इंडियन ओशन की जो रिज लोकेटेड है वहाँ, और पर्टिकुलर लोकेशन बात करें तो बे ऑफ बंगाल में चाइनीज वेसल्स का आना जाना बहुत हो गया है। और दूसरा साउथ वेस्ट इंडियन रिज की अगर बात करें, ये जो इधर वाला रीजन आप देखोगे अफ्रीका की तरफ, अफ्रीका की तरफ भी आपको लगातार इधर वाले रीजन में जो चाइनीज वेसल्स हैं इनका मूवमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा चाइनीज फिशिंग वेसल्स भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां पिछले 4 सालों पहले अगर देखें तो 300 वेसल्स चाइना के आते थे, अब 450 के लगभग जो फिशिंग वेसल्स हैं वो आते हैं इंडियन ओशन रीजन में, जो कि सेंट्रल अरेबियन सी या फिर साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में मूव करते हुए दिखाई देता है। तो इससे क्या है, इंडिया को आइडिया लगता रहता है, हमारे सिक्योरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पता पड़ता रहता है कि क्या चल रहा है अभी। तो इससे क्या होगा कि हम अलर्ट हो जाएंगे, और जो 26/11 का जो अटैक हुआ, ऐसे अटैक से हम बच पाएंगे। अब बात आती है कि ये काम कैसे करता है। इसमें सिंपल सा है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल्ड हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है पैटर्न को कि ये वेसल का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, क्या इसका बिहेवियर रहा है प्रीवियस। मान लो यहाँ पे अपन इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, तो मेडिटरेनियन सी में भी अगर वो पास होकर के आया तो क्या उसकी एक्टिविटी रही है, या फिर मेडिटरेनियन सी वाले कंट्रीज से हमने कम्युनिकेट किया, बताया कि ये वेसल तो इस तरीके की वेसल, आइडेंटिफिकेशन वाला वेसल तो इधर से निकला ही नहीं है, पता पड़ा वो पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड है। तो इस तरीके से क्या है, अलर्टनेस, एक पैटर्न और एक पिक्चर बन सकती है, ब्रॉडर पिक्चर, जिससे क्या होगा, रेलेवेंट अथॉरिटीज को कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई ये सस्पिशियस वेसल है या फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। तो इस तरीके से आप देखोगे 21 नोड्स लगाई हुई है हमारे कंट्री के पूरे नेवी और कोस्ट गार्ड के आसपास में, जहां पर भी लोकेटेड है हमारे जो बेसिस बोल सकते हैं वहां पर। लगभग 46 स्टेशंस हैं, कोस्टल राडार चेन है वहां पर, राडार भी देखोगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इंस्टॉल्ड है, मेट्रोलॉजिकल सेंसर्स भी इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा आप देखोगे वेसल एंड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, वो भी डिप्लॉयड है। इसके अलावा नेशनल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, वो भी 87 स्टेशंस पे काम कर रहा है। 26/11 का जब से अटैक हुआ हमारे यहाँ पे, उसके बाद में एक ये मैंडेटरी कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि जिस भी जहाज की साइज 20 मीटर से ज़्यादा है तो उसको मैंडेटरीली अपने खुद के एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये लगा रखी है कि इंटरनेशनल रेगुलेशन बेसिस पे, ये तो नेशनल रेगुलेशन हो गया 20 मीटर से ज़्यादा वाला, तो इंटरनेशनल रेगुलेशन के बेसिस पे ये बताया हुआ है कि each and every vessel should have an automatic identification system if that vessel is heavier than 300 gross tonnage। मतलब 300 टन से ज़्यादा का वेट अगर ज़्यादा है तो उसको मैंडेटरीली ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इंस्टॉल करवा के रखना पड़ेगा। जबकि इंडियन सिस्टम ने क्या बोल दिया, बोला 20 मीटर से भी अगर ज़्यादा साइज है तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी AIS को, ठीक है। तो इस तरीके से लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन, ये 174 कंट्रीज के बीच में एक कोलैबोरेशन है, जो कि हमारे यहाँ से डायरेक्टरेट जनरल
ऑफ शिपिंग, उनके पास में इंफॉर्मेशन आती रहती है। फिर इसके अलावा आप देखोगे इंडिया की वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन की बात करें तो लगभग 36 कंट्रीज़ के साथ में हम हमारा डेटा एक्सचेंज करते हैं मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्ट के लिए, कि हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे इंडोनेशिया अपनी आइडिया लगा सकता है कि ये वेसल किस लिए आया है, और इंडोनेशिया के पास में जो डेटा अवेलेबल है या सिंगापुर के पास में जो डेटा अवेलेबल है वो इंडिया के अंदर हमारी हेल्प कर देगा। तो कहने का मतलब इन सभी चीज़ों को मिला करके और फिर बाद में जो आईमैक है वो कंक्लूड करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर को। इसके अलावा स्पेस बेस्ड एआईएस भी काम करता है, जो कि आप देख सकते हो ऑन शोर के लिए तो आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कर दिए अपने किनारों पे, बहुत सारे अलग अलग लेबोरेटरीज बना दी या फिर जो भी अलग तरह की ऑब्जर्वेटरीज बना दी। बट ऑफ शोर बात करें या डीप सी वेसल्स की बात करें तो वहां पर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखोगे तो स्पेस बेस्ड एआईएस सिस्टम भी इंस्टॉल्ड हमारे यहाँ पर है, जिससे कि इंटेलिजेंस इनपुट भी मिलता रहता है, एडिशनल डेटा भी मिलता रहता है, और जो इन्फॉर्मेशन है जो रिसर्च वेसल्स आते हैं जैसे चाइनीज रिसर्च वेसल के बारे में हमने देखा उनके बारे में हमें जानकारी मिलती रहती है। अगर इंडियन पोर्ट अथॉरिटी की बात करें तो वो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती रहती है इंटीग्रेटेड वे के अंदर आईमैक के साथ में। तो आप देखोगे ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बनेगी कि नहीं, इतने सारे डॉट्स को अगर मिलाएंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सिक्योरिटी काम करती है। तो कितना सिक्योर वे हो चुका है 2014 के बाद में जब से आईमैक को इंस्टॉल किया गया। अब बात आती है कि अब ज़रूरत क्या है, तो पॉइंट यही आ जाता है कि भाई हमारे यहाँ पर रेगुलेशन के बेसिस पे देखें तो 20 मीटर से कम वालों को तो ज़रूरत ही नहीं है ना एआईएस इंस्टॉल करने की, तो आतंकवादी तो 20 मीटर से कम वाले में भी आ सकते हैं। तो ज़रूरत है कि 20 मीटर से कम या कोई भी वेसल हो उन पर एआईएस इंस्टॉल किया जाए, उन पर ट्रांसपॉन्डर्स इंस्टॉल किए जाए, क्योंकि 26/11 का जो अटैक था ना वो आप देखोगे हमारी वीकनेस क्या थी, ट्रैकिंग सिस्टम की कमी थी, तो उसको रोबस्ट करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें ये जो वेसल्स हैं चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो उन सब के ऊपर हमें एआईएस को इंस्टॉल करवानी चाहिए। अब फिशरमैन है वो अगर ऑफशोर बहुत दूर तक चले जाते हैं तो हमारे यहाँ पर कोस्टल रीजन में जो लोकेटेड सर्विलांस सिस्टम है उनसे उनका कनेक्शन भी खत्म हो जाता है, तो वो वैसे दूसरे कंट्रीज़ के टेरिटोरियल वाटर में घुस जाते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे फिशरमैन को श्रीलंकन नेवी ने या श्रीलंकन वो कोस्टल गार्ड ने पकड़ लिया, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का कारण बनती रहती है। तो पॉइंट ये आ जाता है कि हमें ज़रूरत है कि ये जो अवेयरनेस है ना, एक तो सब में लाई जाए, जितने भी फिशरमैन हैं उनमें भी लाया जाए। दूसरा, हमारे यहाँ पर जितने भी छोटे बोट्स हैं उनमें ये इंस्टॉलेशन कराई जाए एआईएस की, या फिर हम कह सकते हैं दूसरे सिमिलर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को वहाँ पर इंस्टॉल किया जाए। जैसे कि हर एक एयरक्राफ्ट का खुद का आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है ADS-B, ठीक है। उसी तरीके से हमें भी लार्जर स्केल के ऊपर फिशिंग वेसल्स पे भी ये चीज़ इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। फिर जिससे कि थोड़ा आइडिया ये भी लग जाएगा कि वेसल की साइज़ क्या है, वेट क्या है, कॉस्ट कितनी है, सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम मिलकर के काम कर सकते हैं, और चीज़ें तो मुझे लगता नहीं इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेशनल मैरीटाइम अवेयरनेस सेंटर है वो कहीं ना कहीं अंडर प्रपोजल है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं कंसिडर कर रही है कि नेशनल मैरीटाइम अवेयरनेस सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए जाए। ये एक मल्टी बॉडी इंस्टीट्यूशन होगी जिसमें नेवी के पार्टिसिपेंट्स भी होंगे, कोस्टल गार्ड के भी होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसी के भी होंगे, स्टेट मरीन पुलिस के भी फोर्सेस के मेंबर्स भी होंगे, शिपिंग मिनिस्ट्री, पोर्ट्स, फिशरी, इन सब के मेंबर कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच डेवलप हो पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज पुश फॉर जेंडर इक्विटी इन साइंस। बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही शानदार है। आप पेपर 1 में इसका यूज़ कर सकते हो, और इसमें कुछ फैक्ट्स भी आएंगी जो हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ली जाए। देखो, अभी न्यू साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो उसका फोकस क्या रह गया है कि अब कैसे भी करके DST के थ्रू वुमेन पार्टिसिपेशन इन साइंस को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। DST ने इस सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश भी की है कि कैसे भी करके वुमेन एनरोलमेंट इंक्रीज किया जाए साइंस फील्ड में, और एडवांसमेंट में भी काम कर रहे कि अपने खुद के करियर में और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन लेकर के आए, चाहे वो फैकल्टी हो चाहे वो साइंटिस्ट हो, किसी भी तरीके से। तो ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट जो है वो बोरो किया गया है UK के द्वारा 2005 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका नाम था एथेना स्वॉन। आप ये ध्यान रखना, एथेना स्वॉन किस कंट्री से रिलेटेड है, तो UK। स्वॉन की फुल फॉर्म है साइंटिफिक वुमेन एकेडमिक नेटवर्क। इसमें आप देखोगे कि अपने आप में एक
नया ही पहल शुरू की गई थी कि ब्रिटिश काउंसिल ने मिलकर के एक, आप देखोगे कि किसी भी तरीके से वुमेन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए ये एक शुरुआत की गई थी। और वो ही चीज़ अब डीएसटी की हेल्प कर रहा है कौन, ब्रिटिश काउंसिल, कि कैसे भी करके अब इंडिया में भी जो वुमेन पार्टिसिपेशन इन साइंस है उसको इंक्रीज किया जा सके। अब बात आ जाती है कि एथेना स्वॉन है क्या। देखो, एथेना स्वॉन चार्टर एक इवैल्यूएशन और एक्रेडिटेशन प्रोग्राम है जो कि यूके में चलता है, और उसका मेन टारगेट क्या है, जेंडर इक्विटी को एनहेंस करना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, स्टेम, स्टेम, ठीक है, डबल एम है। तो इससे क्या होगा, उनका पार्टिसिपेशन रिसर्च में भी बढ़ेगा, या फिर आप देख सकते हो जो भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, वो क्या करेगा, यहाँ से डेटा एनालाइज किया जाएगा कि कितना जेंडर इक्विटी प्रमोट की जा रही है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, और फिर एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा कि जो जेंडर इक्विटी में कमियां हैं हमारे यहाँ पर, उसको और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो इस प्रोग्राम में आप देखोगे जो इंस्टीट्यूशन जो पार्टिसिपेट करते हैं उन इंस्टीट्यूशन को ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड इनकी एक्रेडिटेशन दी जाती है, इनकी कैटेगराइजेशन में उनको पुट किया जाता है। जो इंस्टीट्यूशन इसमें साइन अप करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन इसमें एंटर होते हैं, उनमें यह देखा जाता है कि अनइक्वल जेंडर रिप्रेजेंटेशन कितना है, ये आप लिख लो, ठीक है। नंबर 2, वो ये देखते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन इंस्टीट्यूशंस में जेंडर पे गैप कितना है। तीसरा, कि वो इंस्टीट्यूशन कितना एफर्ट लगा रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स वुमेन को फेस करने पड़ते हैं अपने करियर डेवलपमेंट में, अपनी खुद की प्रोग्रेशन को इंश्योर करने में, उनको रिमूव करने के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन। इसी तरीके से कितना डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट मिल रहा है जो ट्रांसजेंडर हैं उन लोगों को, उनका कैसा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जेंडर बैलेंस पे भी ध्यान देंगे कि जो कमिटीज़ हैं उनमें, या फिर कितना टॉलरेंस वहाँ पर चल रहा है सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के, अगर देखा जाए तो, कि कितना सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है और कितनी टॉलरेंस वहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो इन पिलर्स के बेसिस पे कैटेगराइजेशन दिया जाता है, और एक्रेडिटेशन में ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड टर्म्स में उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसने काम कैसा किया है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास में यूके का डेटा अवेलेबल है, तो थोड़ा सा आप समझ लोगे कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। 2019 में एक रिपोर्ट आई, ऑर्टोस इकोनॉमिक रिसर्च इन पार्टनरशिप विद लॉबर यूनिवर्सिटी, जिन्होंने ये बताया कि 93% जितने इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया, उनमें से देखा गया कि 93% पार्टिसिपेंट्स है ना, उन्होंने ये देखा कि इसका पॉजिटिव आउटकम मिलता है। 78% पार्टिसिपेंट्स ने ये कहा कि डाइवर्सिटी इशू पे आप देखोगे, इक्वेलिटी और डाइवर्सिटी इशू पे आप देखोगे तो बहुत अच्छे से आउटकम मिलता है, और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखा गया। प्रोग्रेशन ऑफ वुमेन के एडवांसमेंट में भी बहुत अच्छा रोल देखा गया। किस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पर एथेना स्वॉन की। तो इसी तरीके से देखोगे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ इंग्लैंड है, उन्होंने भी ये बताया कि हमारे यहाँ पर लगभग देखोगे पॉलिसी डिसीजन की अगर बात करें तो लगभग 400% का इंक्रीमेंट देखा गया है एथेना स्वॉन में। जो इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पर एप्लीकेशन लगाना मेडिकल या मेडिकल रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में, तो आप देख सकते हो 400% का इंक्रीमेंट बहुत होता है। इसके अलावा बीएमजे एक स्टडी हुई, उन्होंने बताया कि 5 साल के पीरियड में इस स्कीम का हमने देखा तो वाकई में इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया। नॉन एथेना इंस्टीट्यूशन मतलब इस प्रोग्राम में जो एथेना स्वॉन जो प्रोग्राम है, इसमें जिन इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया वहां पर विमेन लीडरशिप बढ़ती चली गई, ठीक है। जबकि नॉन एथेना इंस्टीट्यूशन में अभी भी जेंडर डाइवर्सिटी या जेंडर इक्विटी है वो कहीं ना कहीं कम है, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने यहाँ पर एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है इसी लाइन पे, जिसको बोला गया है सेज, SAGE, साइंस ऑस्ट्रेलिया जेंडर इक्विटी, जिसमें 40 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस को लिया गया है। इसी तरीके से कनाडा, इसी तरीके से यूएसए और इंडिया अभी करंटली आप देख सकते हो ट्रांजिशनल फेज में है इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अब बात आ जाती है कि इंडिया क्या करने वाला है, तो देखो और क्यों करने जा रहा है ऐसा। देखो इंडिया जो है, इंडिया का जो प्रोग्राम है उसका नाम है गति, जेंडर एडवांसमेंट थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है कि गति क्या है, ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो जेंडर एडवांसमेंट थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन इंडिया की अगर हम बात करें, दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो पूरे पैराग्राफ को।
कि इंडिया की रैंक अगर देखें तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंक आती है 108, 149 कंट्रीज में 2018 की डेटा की अगर बात की जाए। ये डेटा के हिसाब से डीएसटी का फिगर हम देखें तो 2015 में जो साइंटिफिक या साइंस से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं उनमें विमेन पार्टिसिपेशन अगर देखा जाए तो इंडिया में कितना है, केवल 14.71%, जबकि पॉपुलेशन कितनी है, ऑलमोस्ट 50% अगर रेशियो देखा जाए वुमेन का। दूसरा हम देखें कि 2001 में जहां पर विमेन पार्टिसिपेशन मतलब एक तरीके से 13% था, उससे बढ़ के 2014-15 में कितना हो गया था, 29%, और अभी करंट कितना चल रहा है, 14.71%। तो ये डेटा यहां तक इंपॉर्टेंट है, यहां तक, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना, लिखने में काम आ सकता है ये डेटा। तो डीएसटी का कहीं ना कहीं एक तरीके से आइडिया लगा कि वाकई में हमारे यहाँ पर जो औरतें हैं वो अगर करियर में जब एक्सपोजर लेना चाहती हैं तो उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो फैमिलीज़ को अटेंड करने के लिए उनको मिड करियर ड्रॉप आउट होना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, या फिर उनको प्रमोशन टाइम पे नहीं मिलता। तो इस वजह से डीएसटी ने भी ये कॉल अटेंड की और यूके की जो ट्रैक लाइन है उसी पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आ जाती है कि आगे क्या चैलेंजेस हैं। देखो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम देखें डीएसटी का कंट्रोल है या डीएसटी को काम करना है, तो उसमें आप देखोगे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ को भी छोड़े, क्योंकि यहाँ तो चलो गवर्नमेंट देती है फंडिंग, उसके अलावा भी अगर देखें तो ज़्यादातर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको गवर्नमेंट से ही फंडिंग मिलती है। तो यहाँ पर जो डीएसटी है उसको कुछ ज़्यादा ही स्किलफुली मूव करना पड़ेगा, स्किलफुली आगे काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका ज़्यादातर देखोगे तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशन का खुद का कंट्रोल कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग आ रही है ना, तो पॉलिटिकल इशू ज़्यादा आ गए यहाँ पे। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, चाहे पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो, चाहे प्रमोशन हो, तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी थोड़ी सी कम दिखाई देती है। तो ज़रूरत है कि कैसे भी करके वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमस बनाया जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं आगे कदम उठा भी रही है गवर्नमेंट। अगर डीएसटी की बात करें तो डीएसटी ने अभी आप देखोगे यूजीसी के अंडर नैक को एस्टैब्लिश किया हुआ है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। वो इसका एम क्या है कि कैसे भी करके अब जेंडर इक्विटी लाई जाए। बहुत सारे एम होते हैं इन नैक के, बट उनमें से एक क्या ऐड कर दिया गया अभी डीएसटी के द्वारा रिसेंटली, जेंडर इक्विटी को प्रमोट करना। साथ में डीएसटी का प्लान है कि कैसे भी करके इंटेंसिव जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम शुरू किए जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप में, जितने भी इंस्टीट्यूशन लीडरशिप में वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए। जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं वहाँ पर वुमेन को पुश मिले कि उनका पार्टिसिपेशन और बढ़े, चाहे वो सिलेक्शन कमेटीज हो, चाहे रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, कुछ भी हो। इसी तरीके से आप फ्यूचर में देखोगे तो डीएसटी भी है वो यूके के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ले रहा है और साथ में गाइडेंस भी ले रहा है। तो उसी के बेसिस पे फिर हमारा जो गति प्रोग्राम है दैट विल वर्क ऑन द लाइंस ऑफ, सिंपल सा ये प्रोग्राम कौन सा था, एथेना स्वान। ठीक है, फिर बात आ जाती है कि आगे ये जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया जा रहा है तो इसमें क्या होगा हमारे यहाँ पे। तो 25 इंस्टीट्यूशंस को सबसे पहले पिक किया जा रहा है, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसमें आप देखोगे कि सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जेंडर इक्विटी पे कितना काम किया जा रहा है और डिपार्टमेंट लेवल की स्टडी ली जाएगी। फिर उसके बाद में आप देखोगे जो ब्रिटिश काउंसिल है वो डीएसटी को सपोर्ट कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, दोनों कोलैबोरेट करेंगे, और आप देखोगे सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को गति के अंडर लाएंगे, और जो एथेना स्वान एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ में उनका कोलैबोरेशन कराएंगे। मान लो 25 इंस्टीट्यूट इधर से आ गए गति वाले और 25 इंस्टीट्यूट इधर से ले लेंगे यूके से, एथेना स्वान से, और उनके बीच में कोलैबोरेशन कराएंगे, और अल्टीमेट टारगेट क्या है, जेंडर इक्विटी को प्रमोट करना। ठीक है, तो इस तरीके से यूके के इंस्टीट्यूशन के गाइडेंस में इंडियन इंस्टीट्यूशंस अपने यहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटी को खत्म करेंगे। ओके, तो इस तरीके से एक्सप्लेन पेज डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।